नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी के बच्चों में वन शॉट की क्लास करा रहे हैं। लिखित पेपर के लिए जिन भी विश्वविद्यालय में आपका लिखित का पेपर होगा, रिटन का पेपर होगा, जैसे कि कल आपका पेपर लगा हुआ है जेएनयू बलिया विश्वविद्यालय का। अभी अवध विश्वविद्यालय का भी पेपर अभी नहीं हुआ है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि रज्जू भैया, इन सभी का जो कि आने वाले समय में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे, जिसमें आपका लिखित का पेपर होगा। पेपर बच्चों आपका जियोग्राफी का है, बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक जियोग्राफी, पेपर का आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इकोनॉमिक जो जियोग्राफी बच्चों पेपर का आपका नेम है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, जैसे कि आर्थिक भूगोल क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या, इसकी विषय वस्तु क्या, इसके उपागम क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कि आर्थिक भूगोल क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत ही विस्तार में इस क्वेश्चन को हम कराएंगे, इसका क्षेत्र क्या, इसकी विषय वस्तु वगैरह। तो आर्थिक भूगोल बच्चों, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसी का इसमें हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। अब बच्चों आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, मतलब जो है रुपये पैसे से संबंधित जो क्रियाकलाप है, जो लेन देन है या फिर जो कमाया जाता है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को इसमें अध्ययन किया जाता है, इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। आर्थिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है जो आर्थिक गतिविधियों और उसको जो है भौगोलिक वातावरण का जो है अध्ययन करता है, या जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे संसाधनों, उत्पादन, व्यापार, उद्योग, श्रम का जो भौगोलिक वितरण जो होता है किसी चीज़ को कमाने के लिए, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों में, और यह जो है किस प्रकार क्षेत्रीय विकास, पर्यावरणीय विकास और समाज को जो है प्रभावित करता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें जो है बच्चों हम करते हैं। तो आर्थिक भूगोल में बच्चों पृथ्वी पर मौजूद जो भी स्थानीय विषमताएं हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है, जो उत्पादन, विनिमय और जो है उपयोग से जो है संबंधित है। जैसे कि बच्चों कृषि हो गया, तो कृषि से किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो किसान कुछ चीज़ रख लेता है अपने खाने के लिए, फिर उसको बेच देता है, धन कमाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम बच्चों इसी चीज़ का जो कि अध्ययन करते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं मनुष्य की, जैसे कि उद्योग धंधे हो गए, लोहा उद्योग, कपड़ा उद्योग, संसाधन जैसे कि हो गए पेट्रोलियम, कोयला, जल संसाधन। तो ये सब क्या है, ये सब बच्चों हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ से ग्रीगर महोदय ने इसकी परिभाषा को लिखा है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न स्थानों पर मानव अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों की भिन्नता के साथ किस प्रकार जो है संतुलन जो है स्थापित करता है, इसी को हम आर्थिक भूगोल जो कि कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से ब्राउन महोदय लिखे हैं कि आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं और उस पर पड़ने वाले जो प्राकृतिक वातावरण के जो प्रभाव हैं उसका इसमें अध्ययन किया जाता है, इसी को हम जो है आर्थिक भूगोल कहते हैं। यहाँ से मैक फर्लेन ने लिखा है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत बच्चों जो है हम मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियाँ, विशेष रूप से भौगोलिक संरचना, जलवायु तथा भूमि की धरातलीय विशेषताओं के प्रभाव का जो अध्ययन करते हैं, इसी को जो हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से बच्चों जो कि प्रोफेसर बुकानन लिखे हैं कि आर्थिक भूगोल में बच्चों मानव की आर्थिक प्रयत्नों का उसके जो है निवास स्थान के संबंध में अध्ययन किया जाता है, इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो इतनी सी परिभाषा बच्चों आपको इसकी लिखना है आर्थिक भूगोल की। अब यहाँ से इसमें अगला जो बच्चों क्वेश्चन है कि आर्थिक जो है भूदृश्य क्या है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो आर्थिक भूदृश्य का अर्थ होता है कि किसी जो है विशिष्ट क्षेत्र में मानव के द्वारा की गई समस्त जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, इसी को बच्चों हम आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है किसी विशिष्ट क्षेत्र में मानव के द्वारा की गई समस्त आर्थिक गतिविधियां के दृश्य स्वरूप को हम आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो जब हम किसी स्थान को देखते हैं, वहाँ की ज़मीन पर खेती को देखते हैं, जैसे फिर कारखाना हो गया, फिर सड़कें हो गए, या फिर बाजार जो नज़र आता है हमको, तो
उन सबका मिला जुला जो रूप है उस क्षेत्र का आर्थिक भूदृश्य जो है कहलाता है। मतलब जैसे कि बच्चों हम घर से निकले, हमको खेत दिखा, ठीक है, सड़क दिखी, तो ये सब क्या है बच्चों, आर्थिक भूदृश्य हैं सभी। अब यहाँ से मुख्य इसकी संकल्पना की हम बात करें बच्चों, तो यह जो संकल्पना है जर्मन शब्द इससे जो कि लैंड जो कि चैप्ट से प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र की आर्थिक विशिष्टता या जो है आर्थिक व्यक्तित्व को दर्शाना होता है, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक प्लस जो है सांस्कृतिक मेल, जैसे कि यह प्राकृतिक भूदृश्य जैसे कि मैदान, पहाड़ पर मानव के द्वारा निर्मित आर्थिक संरचनाएं जैसे कि खेत, मिल, खदान की एक परत है, ठीक है। अगले इसमें फिर बिंदु है कि गतिशीलता। तो यह बच्चों जो है समय के साथ बदलता रहता है, जैसे जैसे तकनीक बदलती है भूदृश्य का जो स्वरूप है ये भी जो है बदलता रहता है। फिर है कि क्षेत्रीय जो संरचना, तो यह जो है बच्चों बताता है कि किसी विशेष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस पर जो है टिकी हुई है, ठीक है। इसके हम प्रकार की बात करें आर्थिक भूदृश्य की, जैसे कि कृषि भूदृश्य, जहाँ दूर दूर तक खेत हो, सिंचाई की नहरें हो, अनाज के भंडार दिखे, तो कृषि बच्चों भूदृश्य कहलाता है। फिर है औद्योगिक जो है भूदृश्य, जहाँ कारखाने की जो है चिमनियाँ हों, गोदाम हों, बड़े जो है प्लांट नज़र आए, तो ये क्या है, औद्योगिक जो है भूदृश्य कहलाता है। फिर कि परिवहन जो है भूदृश्य, तो सड़कों, रेलवे लाइन, बंदरगाहों, हवाई अड्डों का जो जाल है इसी को हम परिवहन भूदृश्य कहते हैं। फिर कि शहरी और जो है व्यापारिक भूदृश्य, जैसे कि ऊंची इमारतें होना, शॉपिंग मॉल होना, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या है, शहरी जो है भूदृश्य हैं। तो भूदृश्य क्या है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, इसकी परिभाषा को बताया। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे कि पंजाब और हरियाणा कृषि भूदृश्य, यहाँ के भूदृश्य में बच्चों आपको लहराते खेतों जो कि गेहूं के खेत आपको नजर आएंगे, टेबल, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें आपको जो है दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों जो है भूदृश्य है। अब यहाँ से आर्थिक भूगोल के विषय में या फिर कह सकते हैं इसका जो विषय क्षेत्र है इसको समझ लीजिए, 3 पक्षों का अध्ययन के मुख्य रूप से किया गया है इसका जो क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका क्षेत्र बच्चों यहाँ से समझ लीजिए। अब इसका जो क्षेत्र हम करा रहे हैं, अब इसमें से क्वेश्चन आपके शॉर्ट में बन भी सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानवीय संसाधन क्या है, तो इनकी परिभाषा एग्जाम में बन सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ही आपको लिख के आना है। जैसे कि पहला इसका जो विषय क्षेत्र का जो बिंदु है वो है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के मूल्यांकन के अंतर्गत हम किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र में स्थित वहाँ की जो जलवायु है, जो मिट्टी है, जो मिट्टी के प्रकार हैं और इनके जो है गुण और वातावरण पर इनके जो प्रभाव हैं, जलीय जो संसाधन हैं, वनस्पति एवं जो है पशु संसाधन जो है, खनिज संसाधन जो है आदि के बारे में जो है अध्ययन जो हम करते हैं, इसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब जो है ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक हैं उसका अध्ययन जो किया जाता है इसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फिर है कि मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत बच्चों हम मनुष्य की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का जो वितरण है, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो स्त्री है जो पुरुष है उसका जो अनुपात है, आय वर्ग जो है, जो साक्षरता का जो दर है, सामाजिक जो संगठन है, जो बस्तियां हैं, जो मार्ग मतलब जो रास्ते हैं, जो कारखाने हैं आदि के बारे में बच्चों जो हम मानवीय संसाधन में जो इसका अध्ययन जो हम करते हैं। फिर है बच्चों आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं में बच्चों हम आर्थिक संसाधनों का विकास, विदोहन और योजनाओं का जो अध्ययन इसमें जो किया जाता है। अब यहाँ से बच्चों मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक जो क्रियाएं हैं इनको बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक जो है उत्पादन क्रियाएं, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादन क्रिया में बच्चों जो है जो कि प्रयास जो रहता है भोजन इकट्ठा करना, अखेट करना, पशु पालना होता है, मछली उत्पादन होता है, मछली पालना होता है और जो है अखेट करना होता है, कृषि करना होता है। तो बच्चों क्या है, ये प्राथमिक जो क्रियाएं हैं। फिर द्वितीय क्रियाएं हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों बन सकता है कि ये प्राथमिक क्रियाएं जो है किसे कहते हैं, द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्राथमिक क्रियाओं में बच्चों हम जैसे कि भोजन इकट्ठा करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, मछली जो कि उत्पादन करते हैं, पशु पालते हैं, ये सब चीज़ें जो है शामिल हैं। फिर द्वितीयक बच्चों उत्पादन जो क्रियाएं हैं, तो द्वितीयक उत्पादन क्रियाओं में बच्चों हम प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर
उनको अधिक शुद्ध और उपयोगी जो है इसमें बनाया जाता है। इसमें बच्चों जैसे कि लकड़ी काटना, ठीक है, खान खोदना, निर्माण उद्योग, व्यापार वाणिज्य, कृषि आदि को जो है इसमें सम्मिलित जो किया जाता है। फिर है कि तृतीय उत्पादन क्रियाएं हैं। तो तृतीय उत्पादन क्रियाओं में जो है मनुष्य की जो कार्यकुशलता है उसको दर्शाया जाता है। जैसे कि प्राथमिक और मुख्य उत्पादन वस्तुओं को जो है उपभोक्ता उद्योगपतियों तक जो है पहुँचाया जाता है। वैसे ही इसमें बच्चों संचार, वितरण जो संस्थाएं, व्यक्ति विनिमय आदि को जो इसमें जो है सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ से बच्चों चतुर्थ जो उत्पादन क्रियाएं हैं, तो इसमें जो है चतुर्थ उत्पादन क्रियाओं में जो है प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सेवाएं हैं। जैसे कि कुछ जो है सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबंधन, शासन, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कार्य आदि को जो इसमें सम्मिलित जो किया जाता है। मतलब जो है जो चतुर्थ बच्चों क्रियाएं हैं इसमें जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाएं हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल किया जाता है। अब यहाँ से बच्चों आर्थिक भूगोल के उपागम क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी समझ लीजिए। तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन के लिए अनेक उपागम का प्रयोग जो किया जाता है और प्रत्येक उपागम बच्चों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आर्थिक भूगोल के जो उपागम है बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वास्तुगत जो उपागम। इसके अंतर्गत बच्चों जो है प्रत्येक वस्तुओं के वितरण के लिए अलग अलग जो विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि गेहूँ, चावल, लोहेस्क आदि का जो है विश्व में जो है वितरण, मतलब जो है किस देश में कौन सा जो है चीज़ सबसे ज़्यादा होता है उस स्थान से जो है उस हिसाब से उसका वितरण करना, ये जो है वास्तुगत जो उपागम कहलाता है। फिर है कि प्रादेशिक जो है उपागम। तो इसमें बच्चों जो है जो कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पहले जो है संपूर्ण विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक प्रदेश में साधनों एवं प्राकृतिक वातावरण के पद पर प्रभाव का विश्लेषण जो है किया जाता है। मतलब किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ जो उत्पादन होता है उसका विश्लेषण जो है किया जाता है। फिर सैद्धांतिक जो उपागम है, तो सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत बच्चों किसी वस्तु की विशेषताओं एवं प्रतिरूपों का विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और प्रदेशों जो है वस्तुओं के लिए समान सिद्धांत जो है लागू किए जाते हैं। फिर इसका चौथा है क्रमबद्ध जो उपागम है। तो क्रमबद्ध उपागम में वस्तुओं के वितरण की सामान्य जो है सेवाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण बच्चों किया जाता है और इसके द्वारा आर्थिक भूगोल की विशेष दृष्टिकोण उद्देश्य का अध्ययन संभव हो पाता है। अब यहाँ से इसमें अगला जो क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि जो है बनते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता E.W. जिम्बरमैन के द्वारा ये कहा गया है, कथन है, तो स्पष्ट जो कि करता है कि प्रकृति में जो मौजूद जो वस्तुएं हैं ये अपने आप में बच्चों जो संसाधन नहीं हैं बल्कि मनुष्य उन्हें जो अपनी आवश्यकताओं, ज्ञान और तकनीक के माध्यम से उपयोग योग्य बनाकर संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है, तब जाकर के जो संसाधन वे बनते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, मतलब जो है कोई भी जो है बच्चों प्रकृति में जो मौजूद जो वस्तुएं हैं वे बच्चों संसाधन नहीं है। जब मनुष्य जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी तकनीकी का माध्यम से जब उनको जो है योग्य बनाकर साधन के रूप में जब परिवर्तन करता है मनुष्य, तब जाकर के जो है संसाधन जो है बनते हैं। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते। इस कथन को समझाइए, इस तरह से एग्जाम बन सकता है। तो इस कथन का मतलब है कि संसाधन बच्चों स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं बल्कि जो मनुष्य है उसकी बुद्धि, कौशल और परिश्रम से जो है बनाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि भूमि, जल जैसे संसाधन जो है प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन मानव संसाधन बच्चों जो पूंजी संसाधन है आदि तो मानव के द्वारा विकसित होते हैं। तो संसाधन के निर्माण या उनका सही तरीके से उपयोग करना मानव की सक्रियता पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन का अर्थ होता है कि खनिज संसाधनों का सही और सतत उपयोग सुनिश्चित करना ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। मतलब जो है इसका संरक्षण एवं जो है प्रबंधन का मतलब यह होता है कि मान लो जो खनिज आज हैं तो उनका हम उपयोग कर लें और साथ में ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे जो बाल बच्चे होंगे उनको भी सब चीज़ें उपलब्ध हों। ठीक है, और इसमें बच्चे जो है खनिजों की खपत को नियंत्रित जो है करना,
पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, खनिजों की जो है खोज, उपयोग में जो है पर्यावरण संरक्षण का ध्यान जो है रखना इसमें शामिल है। अब यहाँ से संसाधन जो है संरक्षण का अर्थ क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है बच्चों, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव के ताप जो कि संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी होगी, पेड़ हो गए, खनिज हो गया, पेट्रोल हो गया आदि। तो इसका बच्चों ऐसी विधि से जो उपयोग करना जिससे वे लंबे समय हमारे लिए उपलब्ध रहें, ठीक है, और आने वाली पीढ़ियां भी जो है इनका लाभ जो उठा सके। और इसमें जो संसाधनों का विवेकपूर्ण और सावधानी पूर्वक जो है उपयोग इसमें जो है शामिल होता है, ताकि उनकी जो है बर्बादी ना हो और जो पर्यावरण जो संतुलन है वो भी बना रहे। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को आपको निर्धारित करना है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। इसके मुख्य कारक क्या हैं ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कच्चे माल की जो उपलब्धता। तो लौह इस्पात का एक वजन ह्रास वाला उद्योग है जिसमें बच्चों भारी मात्रा में कच्चे माल जैसे कि लौह अयस्क, कोकिंग, कोल, चूना पत्थर की आवश्यकता जो होता है। यही कारण है कि भारत में अधिकांश इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के जो खनिज समृद्ध क्षेत्रों में जो कि स्थित हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बच्चों की ऊर्जा के जो स्रोत, तो इस उद्योग के लिए कोयला ऊर्जा का जो स्रोत है। झरिया, रानीगंज जैसे जो है कोयला खदानों के पास स्थित होने से परिवहन लागत में कमी जो है आती है। फिर की परिवहन के जो सुविधा, तो कच्चे माल को बच्चों कारखानों तक ले जाने और जो है तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी या जो है सड़क मार्ग का जाल होना आवश्यक है। जैसे कि विशाखापट्टनम जैसा संयंत्र बंदरगाह की सुविधा के कारण आयात निर्यात में लाभ जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगला इसमें क्वेश्चन बच्चों कि उद्योग क्या है, उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। तो उद्योग बच्चों वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो कच्चे माल को मशीनों और जो है श्रम की सहायता से तैयार वस्तु में जो परिवर्तित करती है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ होते हैं। अब बच्चों उद्योगों के जो प्रकार हैं इसका जो वर्गीकरण है इसको समझ लीजिए। तो इसका बच्चों वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया गया है। पहला है प्राथमिक उद्योग, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है जैसे कि कृषि, खनन, मछली पालन। फिर है बच्चों द्वितीयक उद्योग हैं, जिसमें प्राथमिक उद्योग से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण करना, विनिर्माण, इस्पात उद्योग, ये सब इसमें शामिल है। फिर तृतीयक बच्चों वे सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, बीमा, ये सब चीज़ें आती हैं। अब यहाँ से विश्व में समुद्री मार्ग आपको इसके बारे में आपको बताना है व्यापार के लिए। तो विश्व में बच्चों समुद्री जो मार्ग है वैश्विक व्यापार की मुख्य धमनियाँ हैं जो महाद्वीपों अर्थ व्यवस्थाओं को जो है आपस में जो है जोड़ती है। जाहिर सी बात है, मान लो किसी देश में कोई चीज़ का उत्पादन हुआ तो व्यापार करने के लिए बच्चों जो समुद्री मार्ग है यही सबसे सस्ता होता है, ठीक है। जैसे कि उत्तरी जल जो कि अटलांटिक जो है समुद्री मार्ग, ठीक है। तो इसे बच्चों जो है बृहद जो है ट्रांस मार्ग भी कहा जाता है, सबसे बड़ा जो है ट्रांस मार्ग है, ठीक है। कनेक्टिविटी की हम बच्चों बात करें तो ये जो कह सकते हैं जो मार्ग है ये पश्चिमी यूरोप और जो है उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों को जो है जोड़ता है। व्यापार की जब हम बात करें बच्चों तो यह जो विश्व का सबसे व्यस्त जो है समुद्री मार्ग है, जिससे विश्व का 1/4 से अधिक व्यापार जो है इसी मार्ग से जो होता है, ठीक है। जो व्यापार होता है, जो सामान मंगवाया जाता है दूसरे देशों से, यहाँ से जो भेजा जाता है, तो इससे जो है बच्चों 1/4 जो कि यही कवर करता है ये मार्ग। फिर है कि स्वेज नहर जो कि मार्ग है, ठीक है। तो यह बच्चों जो है यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को जो कमी है उसको ये कम करता है या फिर कम कर देता है, ठीक है। यह बच्चों जो है भूमध्य सागर, लाल सागर को जो है जोड़ता है, जिससे हिंद महासागर तक पहुंच जो है आसान हो जाती है। उपयोग की बात करें तो यह जो है मार्ग यूरोपीय एशियाई देशों के बीच जो है व्यापार के लिए सबसे छोटा मार्ग जो है प्रदान करता है, ठीक है। कम दूरी पर कर देता है व्यापार करने के लिए। फिर है कि पनामा जो है नहर मार्ग, ठीक है। तो यह बच्चों जो है मानव के द्वारा निर्मित नहर अटलांटिक और जो प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके लाभ की बात करें बच्चों तो इसके कारण जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के केप हार्न से चक्कर जो है लगाकर नहीं जाना पड़ता है,
जिससे हजारों मील की जो दूरी है ये कम हो जाती है। फिर एक ये उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग है। ठीक है, यह बच्चों जो मार्ग है सुदूर पूर्व जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी जो तट हैं उसको बच्चों ये जोड़ता है। ये मार्ग बच्चों न केवल सामानों का परिवहन करते हैं बल्कि वैश्विक आर्थिक एकीकरण में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बच्चों जो व्यापार है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं का विनिमय मतलब जो है लेन देन होता है तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है कहा जाता है। मतलब जो है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का या फिर सेवाओं का विनिमय होता है, लेन देन होता है, फिर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह व्यापार बच्चों राष्ट्रों की सीमाओं के पार होता है और इसमें जो है विदेशी मुद्रा का उपयोग जो है किया जाता है। और कोई भी जो है देश सभी संसाधनों में जो है आत्मनिर्भर नहीं होता है, इसलिए अपनी जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर जो है रहना पड़ता है। मतलब जो है कोई भी देश बच्चों जो है अपने आप में समृद्ध नहीं है, कोई ना कोई चीज़ जो कि उस देश में कमी रहती है तो दूसरे देशों से मंगाता है। ठीक है, दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि भारत में तेल नहीं उत्पादन होता तो दूसरे देशों पर निर्भर है। ठीक है, अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार हैं इसको समझ लीजिए। इसके टाइप्स हैं। पहला है द्विपार्श्विक व्यापार है। यह बच्चों व्यापार जो है दो देशों के बीच आपसी समझौते के तहत होता है। इसमें दोनों देश एक दूसरे को विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात आयात के लिए जो है सहमत होते हैं। उदाहरण के जैसे कि भारत और रूस के बीच जो है होने वाला व्यापार, मतलब जो है दो देशों के बीच जो सहमति से जो व्यापार होता है, इसका पहला प्रकार है जो कि पार्श्विक व्यापार कहलाता है। फिर एक की बहु जो है पार्श्विक व्यापार। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यापार में एक देश या कई देश के साथ व्यापारिक जो है संबंध रखता है और इसमें जो है देश अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी देश से वस्तुएं मंगवा सकता है, उन्हें बेच सकता है। और जो है विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थान इस प्रकार के व्यापार को जो है बढ़ावा देता है। मतलब जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है बढ़ावा देता है। फिर बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व क्या हैं इसको समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आर्थिक विकास हो जो है GDP में जो है वृद्धि, तो यह जो है देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करता है जिसमें वे बेहतर हैं, जिससे उत्पादकता और सकल घरेलू जो GDP है जिससे बढ़ता है। फिर है दूसरा इसका महत्व है कि संसाधनों का जो है स्टम जो है उपयोग, तो जो संसाधन किसी देश में प्रचुर मात्रा में है उन्हें निर्यात करके और जो कम है उन्हें आयात करके, मतलब जो है इसे कह सकते हो कि मान लो किसी देश में कोई चीज़ भी जो है प्रचुर मात्रा में है, अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे कि गेहूँ, गन्ना, मछली उत्पादन भी भारत में काफ़ी मात्रा में होता है। तो जब प्रचुर मात्रा में होता है तो दूसरे देशों में बेचकर जो है लाभ कमाया जाता है और जो यहाँ जो चीज़ नहीं होता है वहाँ से मंगाया जाता है, चाहे वह लेन देन के माध्यम से हो या फिर उसके बदले में हो। ठीक है, तो इसे जो है आयात करके वैश्विक स्तर पर संसाधनों का सही उपयोग जो होता है। फिर है कि उपभोक्ताओं के लिए विकल्प और जो है कम कीमतें, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पादन उच्च गुणवत्ता और कम कीमत पर जो है उपलब्ध होते हैं। ठीक है, फिर है कि रोजगार के अवसर, तो निर्यात आधारित उद्योग के विकास से लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद तकनीकी और ज्ञान का प्रसार, तो व्यापार के माध्यम से विकसित देशों से विकासशील देशों में आधुनिक तकनीक, मशीनरी और जो प्रबंधन कौशल का हस्तांतरण जो होता है। फिर कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन और जो है सहयोग, तो यह देशों के बीच आपसी निर्भरता को जो है बढ़ाता है, जो राजनीतिक सहयोग शांति को जो है बढ़ावा दे सकता है। फिर है कि विदेशी मुद्रा की कमाई, तो निर्यात के माध्यम से देश विदेशी मुद्रा जो कि अर्जित करते हैं जिसका उपयोग विकास कार्यों आयात के लिए जो किया जाता है। तो संक्षेप में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ से स्वेज नहर क्या है बच्चों,
ओपेक क्या है, इनके बारे में समझ लीजिए। शॉर्ट नोट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो स्वेज नहर क्या बच्चों, तो मिस्र में स्थित एक प्राचीन कृत्रिम जो कि समुद्री बच्चों जलमार्ग है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है जोड़ता है। मतलब जो है ये बच्चों एक समुद्री जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है जोड़ता है। 1969 में शुरू हुई 193 किलोमीटर लंबी यह नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा व्यापारिक मार्ग जो है प्रदान करती है, जिससे 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी जो है कम हो जाती है। यह दुनिया के लगभग 12% समुद्री व्यापार और 30% कंटेनर ट्रैफिक को जो है बच्चों ये संभालती है। ठीक है, ये बच्चों जो स्वेज जो कि नहर है, ये जो इधर फिगर बना हुआ है, इसके द्वारा भी जो है बच्चों व्यापार होता है। अब यहाँ से स्वेज नहर की विशेषता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे कि इसका स्थान, तो यह जो है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग बच्चों करती है और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से जो है निकलती है। फिर है कि निर्माण और जो इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण बच्चों 1862 में शुरू हुआ और 17 नवंबर 1869 को यहाँ यातायात के लिए जो खोली गई। आर्थिक महत्व की बात करें तो यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जो एशिया और जो है मध्य पूर्व का तेल यूरोप तक जो है पहुँचाता है। ठीक है, इसके द्वारा तेल जो है आपूर्ति की जाती है, व्यापार होता है। फिर यहाँ से बच्चों ओपेक क्या है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब जो है तेल निर्यातक देशों का एक प्रमुख स्थायी अंतर सरकारी बच्चों संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में जो है बगदाद में हुई थी। मतलब जो है ओपेक क्या है बच्चों, ये जो तेल निर्यातक जो देश हैं, ठीक है, एक उसका अंतर सरकारी संगठन है ओपेक। ठीक है, जो जहाँ वहाँ जो तेल निकलता है जिन भी कह सकते हो देशों में, तो उनका एक सरकारी संगठन है बच्चों। और इसका जो मुख्यालय बच्चों वियना ऑस्ट्रेलिया में बच्चों स्थित है। या जो है संगठन सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में जो है समन्वयन एकीकरण जो है करता है, ताकि वैश्विक बाजार में तेल की स्थिर जो है कीमतें सुनिश्चित जो है की जा सके। इसके हम मुख्य तत्व की बात करें, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो पेट्रोलियम बच्चों निर्यातक देशों के हितों की जो है रक्षा करना, तेल की कीमतों को जो है नियंत्रित करना, उपभोक्ताओं को जो है नियमित जो है आपूर्ति जो है सुनिश्चित करना, ये सब इसके जो है उद्देश्य हैं। फिर है कि सदस्यता, तो वर्तमान में बच्चों 12 प्रमुख जो कि तेल उत्पादक देश इसके सदस्य हैं, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको कहते हैं, फिर नाइजीरिया, वेनेजुएला आदि इसमें देश जो है शामिल है। प्रभाव की बात करें तो ओपेक बच्चों देश विश्व के कुल जो है कच्चे तेल उत्पादन का 40% और कुल जो है सिद्ध भंडार का लगभग 80% हिस्सा जो है नियंत्रित करते हैं। तो ओपेक बच्चों यहाँ ओपेक सदस्यों का एक गैर ओपेक जो कि तेल उत्पादन जो कि देश है, जैसे कि रूस, एक संगठन है बच्चों जो बाजार को जो है स्थिर करने के लिए सहयोग करते हैं। अब यहाँ से सेक्शन हम बी के प्रश्नों को यहाँ से सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपका कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। फिर है कि विश्व में मछली उत्पादन क्षेत्रों का आपको उल्लेख करना है। फिर है कि वान थ्योनेन की कृषि भूमि उपयोग की जो अवस्थित की जो सिद्धांत है वो बताना है। तो सबसे पहले संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं या जो पदार्थ जो मानव की जो आवश्यकताओं को पूरा करने, जीवन को जो है आसान बनाने और विकास में जो सहायता करते हैं, फिर जो है सहायक होते हैं, उसी को हम जो है संसाधन जो कहते हैं, फिर संसाधन जो कहलाते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हो कि संसाधन बच्चों वे होते हैं या फिर पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और मानव जीवन को जो है सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं और जो विकास में सहायक होते हैं, उसी को हम संसाधन कहते हैं। ये बच्चों वस्तुएं उपयोगी मूल्यवान होती हैं, जैसे कि पानी, मिट्टी, खनिज, तकनीक, मानव कौशल, ये सब बच्चों होती हैं। यदि हम संक्षेप में हम कहें तो जो कुछ भी मनुष्य के काम आए वो क्या है बच्चों, संसाधन है। मतलब जो है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, जो मनुष्य के जो है काम आए, वे सब क्या है, वे सभी के सभी जो है
संसाधन कहलाते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अब यहाँ से संसाधन के प्रकारों की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसके प्रकार वाला फंसेगा। ये संसाधन क्या है, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। तो संसाधन के प्रकारों में बच्चों इसके 3 प्रकार है, लेकिन इसके हम 2 ही प्रकार करा रहे हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, जो कि प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि हवा, जल, मिट्टी, वन, ये प्राकृतिक बच्चों संसाधन है। फिर एक मानव निर्मित संसाधन है, जैसे कि मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए हैं, जैसे कि इमारतें, सड़क, खेत, ये सब चीज़ें बच्चों। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि मछली उत्पादन देश कौन सा है बच्चों विश्व का। तो चीन बच्चों विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन बच्चों देश है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 1/3 योगदान जो है देता है। भारत बच्चों विश्व में दूसरा स्थान है मछली उत्पादन के क्षेत्र में, और अन्य जो है प्रमुख उत्पादन में इंडोनेशिया, वियतनाम, पेरू भी इसमें शामिल है। मत्स्य पालन मुख्य रूप से समशीतोष्ण अक्षांशों में जो है विकसित है, जहाँ गर्म और जो ठंडी धाराओं के मिलन से जो है प्लैंकटन की प्रचुरता जो होती है। अब यहाँ से विश्व में प्रमुख जो मत्स्य उत्पादन जो देश हैं, ठीक है, जैसे कि चीन। तो वैश्विक बच्चों उत्पादन में सबसे अग्रणी जो है, जो समुद्री मछली पकड़ने, जलीय कृषि दोनों के शीर्ष पर है बच्चों, तो चीन है। फिर बच्चों जो कि भारत का बच्चों दूसरा स्थान है मछली उत्पादन में, जलीय कृषि में भी जो है अग्रणी स्थान है। उसके बाद बच्चों इंडोनेशिया है। ये बच्चों बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन और जलीय कृषि में जो योगदान करता है। फिर है कि वियतनाम, पेरू, रूस में भी बच्चों इसमें शामिल हैं मछली उत्पादन देशों में। अब यहाँ से WTO क्या है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या है, इसके कार्य क्या है, इसको हम समझाएंगे। फिर है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और जो है इसके प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले बच्चों WTO क्या है, इसको समझ लीजिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो एक बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक व्यापार नियमों को जो है निर्धारित और जो है विनियमित करता है। और जो है 1 जनवरी 1995 को बच्चों WTO की इसका जो है स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है बच्चों जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। इसका यदि हम मुख्य कार्य की बात करें तो व्यापार वार्ताओं के लिए जो है मंच प्रदान करना, व्यापार समझौते का जो है प्रशासन करना, और सदस्य देशों के बीच व्यापारिक जो विवाद है उसको सुलझाना, इसके जो कार्य हैं। यह सुनिश्चित करना कि व्यापार जो है सुचारू रूप से चले, निष्पक्ष रूप से जो है चल सके, इसके कार्य हैं। मतलब जो है बच्चों ये क्या है, ये बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो कि वैश्विक व्यापार एक संगठन है, जो व्यापार होते हैं उसका एक संगठन है बच्चों, ठीक है। और इसके जो कार्य हैं, जैसे कि व्यापार में जो भी बाधाएं आती हैं उसको सुलझाता है। तो इसके कार्य को भी समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि पहला इसका कार्य है कि व्यापार जो है समझौते का जो है प्रशासन। तो अपने जो सदस्य देशों के बीच हुए विभिन्न व्यापार समझौते को जो है लागू करने और उसके जो है प्रशासन की जिम्मेदारी बच्चों संभालता है। दूसरा इसका कार्य है कि व्यापार वार्ता के लिए जो है मंच, जो सदस्य देशों को व्यापार बाधाओं जैसे कि टैरिफ, कोटा, इसको कम करने के लिए नए नियम बनाने, इसके लिए बच्चों जो है चर्चा करने हेतु जो है ये मंच भी जो है प्रदान करता है। फिर है कि व्यापार विवादों का जो है निपटारा। तो जब सदस्य देशों के बीच कोई कह सकते हो मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो WTO बच्चों जो अपनी विवाद निपटान प्रणाली के माध्यम से उसका समाधान भी जो है करता है। फिर है कि व्यापार नीतियों की जो है निगरानी। तो यह जो है समय समय पर अपने सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की जो है समीक्षा करता है ताकि पारदर्शिता जो है बनी रहे। फिर है कि विकासशील देशों को जो है सहायता। तो WTO बच्चों विकासशील और कम विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी जो है प्रदान करता है। अब यहाँ से बच्चों वैश्वीकरण क्या है इसको समझ लीजिए। देखो वैश्वीकरण की जब बच्चों बात आती है तो विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसी को हम वैश्वीकरण जो है कहते हैं। मतलब जो है मान लो किसी चीज़ का भारत में उत्पादन ज़्यादा हुआ तो दूसरे देशों में बेचा जाता है, और जो भारत में चीज़ नहीं जिसका उत्पादन होता है जैसे कि तेल वगैरह, पेट्रोलियम, तो उसका दूसरे देशों में से जो है मंगवाया जाता है। तो यही बच्चों वैश्वीकरण है, ठीक है। तो एक बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक रूप से बच्चों एक दूसरे से जो है जुड़ते हैं, ठीक है, सभी रूप में जुड़ते हैं
आर्थिक रूप से भी जुड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ते हैं, तकनीकी रूप में भी जुड़ते हैं, तकनीकी और राजनीतिक रूप में भी जो है जुड़ते हैं। ठीक है, या जो है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, सूचना, लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त आदान प्रदान है, जिससे दुनिया मतलब पूरी दुनिया एक वैश्विक जो है बाजार में जो है बदल जाती है। मतलब जो है ये बच्चों वैश्वीकरण जो है विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार होता है, यही आपका वैश्वीकरण जो होता है। तो वैश्वीकरण बच्चों क्या है? विभिन्न देशों के बीच में जो वहाँ की आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक रूप से जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और जो व्यापार होता है बच्चों एक देश से दूसरे देश को, यही बच्चों वैश्वीकरण आपका जो है कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसके प्रभाव क्या हैं? जैसे कि पहला इसका प्रभाव है व्यापार में जो है वृद्धि। तो वैश्वीकरण से बच्चों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो है व्यापार बढ़ता है, और इससे जो है बाजार का विस्तार भी होता है, और उपभोक्ताओं को जो है अधिक जो है विकल्प जो है मिलते हैं। फिर एक विदेशी निवेश। तो विदेशी कंपनी बच्चों दूसरे देशों में निवेश करती हैं, जिससे रोजगार के अवसर जो है बढ़ते हैं और आर्थिक विकास जो होता है। फिर एक प्रौद्योगिकी का जो है प्रसार। तो नई तकनीकी तेजी से एक देश से दूसरे देश में पहुंचती हैं, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में जो सुधार होता है। उसके बाद अगला इसका प्रभाव आर्थिक जो असमानता। हालांकि वैश्वीकरण से समृद्धि बढ़ती है, लेकिन इससे अमीर और जो है गरीब देशों के बीच आर्थिक अंतर भी जो है बढ़ सकता है। फिर एक स्थानीय जो है उद्योगों पर प्रभाव। तो विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ स्थानीय उद्योग कमजोर पड़ सकते हैं या फिर जो बंद भी हो सकते हैं। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन कि वान थ्यूनेन की जो कृषि भूमि जो उपयोग का जो मॉडल है, सिद्धांत है, इसको समझाइए। तो इसको जल्दी से समझ लीजिए। तो वान थ्यूनेन का बच्चों जो कृषि अवस्थित जो सिद्धांत है, जो कि 1826 में आया था, यह सिद्धांत बच्चों बताता है कि एक केंद्रीय बाजार के चारों ओर कृषि गतिविधियों का स्वरूप, परिवहन लागत, भूमि किराया द्वारा निर्धारित होता है। ये जो है बच्चों बताता है। ठीक है, किसान बच्चों लाभ को अधिकतम करने के लिए बाजार के पास जल्दी खराब होने वाली और जो भारी वस्तु जो है उगाता है। मतलब जो है किसान क्या करता है, जहाँ पर बाजार होता है उसके नज़दीक में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है, चीज़ों को उत्पादन करता है जो जल्दी खराब होती हैं। क्यों करता है? ताकि हम बाजार में उनको जल्दी से बेच सकें। और जो है जबकि दूर कम खराब होने वाली और कम भारी वस्तुओं का जो है उत्पादन जो होता है। तो सिद्धांत को हम बच्चों बताएं तो ये सिद्धांत यही बताता है, इसमें जो इन्होंने तर्क दिया है कि शहर से दूरी बढ़ने के साथ जो परिवहन बच्चों जो व्यय है ये बढ़ता है। जाहिर सी बात है, मान लो जहाँ पर कोई बाजार लगती है, आपका उसी के पास में मान लो थोड़े स्थान पर आपका खेत है, तो वहाँ पर बच्चों कोई चीज़ आप उगाओगे तो परिवहन का इतना लागत भी नहीं, इतना आपको व्यय भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपने किसी चीज़ का उत्पादन किया, उसको जाकर वहाँ पर बेचा, तो ज़्यादा यदि दूरी नहीं होगी तो आपका किराया भी बचेगा। मान लो कोई ऐसी चीज़ का उत्पादन किया जो जल्दी खराब हो जाती है 1 से 2 दिन में, जैसे कि सब्जी वगैरह, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो कि पास में जो कि उसको उगाओगे बाजारों के, तो काफ़ी आपको जो उसका जो है प्रॉफिट होगा। तो ये सिद्धांत यही कहता है। जबकि बच्चों हाँ, परिवहन जो है व्यय बढ़ता है, इसलिए बाजार के पास की भूमि महंगी होती है, वहाँ जो है गहन कृषि जो होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ बाजार होता है उसके पास की भूमि इसीलिए महंगी हो जाती है, क्योंकि वहाँ से बच्चों परिवहन के जो व्यय है, ठीक है, वो कम पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ने से बच्चों जो परिवहन का जो खर्चा होता है, कि जो आपने उत्पादन किया है उसको लाने का जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ से वान थ्यूनेन के 6 संकेंद्रीय जो कि वलय हैं, ठीक है, इस मॉडल के अनुसार कृषि जो कि पेटियां हैं इसको जो है व्यवस्थित किया गया है। जैसे कि प्रथम जो है वलय, तो प्रथम में इन्होंने बताया है, थ्यूनेन महोदय ने इन्होंने कहा है, इसमें 2 दर जो है सब्जियां इन्होंने बताया है खासकर। तो ये वस्तुएं बच्चों इन्होंने बताया कि जल्दी खराब हो जाती हैं और जो है वजन में भारी भी होती है, इसलिए जो है इन्हें बाजार के सबसे करीब जो है उगाया जाता है, इन्होंने बताया। फिर द्वितीय वाले इन्होंने बताया है, ठीक है, इन्होंने बताया है जैसे कि जो कि लकड़ी और जो है इमारती जो कि लकड़ी, तो उस जो है समय ईंधन के लिए जो है लकड़ी महत्वपूर्ण थी और भारी होने के कारण इसे जो है पास रखा जाता है। फिर तृतीय में बच्चों ने बताया है कि गहन कृषि और जो अनाज, तो बिना प्रति भूमि वाली अनाज की जो है फसलें। फिर चतुर्थ में उन्होंने बताया है कि
इसमें बच्चों 3 क्षेत्र प्रणाली, तो इसमें बच्चों जो है 14% प्रति भूमि के साथ जो है अनाज जो है उगाया जाता है। उसके बाद है 5वां इन्होंने बताया है कि इसमें पशुपालन फसल का मिश्रण होता है। 6वां इन्होंने बताया है कि इसमें बाहरी क्षेत्र जहाँ पशुओं को पाल कर बाजार तक जो है पैदल लाया जाता है, क्योंकि परिवहन लागत जो है कम होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कहें बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि एक जो है बड़ा शहर आ है, मतलब ए है, तो किसान जो है दूध और जो है ताज़ी सब्जियां उगाएगा ताकि वे जो है रोज़ सुबह बाजार में जो है उनको बेच सके, ठीक है, और जो है उसको जो है लाभ कमा सके। यदि जो है दूर मान लो किसान रहता है, तो उसने जो उगाया तो परिवहन करेगा, कोई साधन करेगा, उसको ले जाएगा, तो इस तरह से उसका खर्चा ज़्यादा व्यय होगा। तो इसलिए पास में जो बाजार के पास में जो है किसान क्या करता है, अधिकतर जो है दूध या ताज़ी जो सब्जियों का ही जो है उगाता है, ताकि उनको जो है हम जस्ट जो है बेच सके अगले दिन। अब यहाँ से इसमें है कि वेबर के औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत की विवेचना करना है। फिर कि विश्व में रेल मार्गों के विकास के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। फिर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते स्वरूप को आपको बताना है, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। फिर कि वैश्वीकरण क्या बच्चों, ये भी मैंने आपको बताया है, इसके पढ़ने वाले प्रभाव। इसमें बच्चों अब अल्फ्रेड जो कि वेबर का जो औद्योगिक अवस्थित जो सिद्धांत है उसको समझ लीजिए। ये बच्चों मुख्य रूप से न्यूनतम जो है परिवहन लागत पर जो है आधारित है। ये बच्चों किस पर आधारित है, ये बच्चों सिद्धांत कहता है कि हम कम से कम जो परिवहन है उसका जो है हम कम से कम जो है खर्चा हमको लगे, किसी चीज़ का उत्पादन करें, उसको हमको बेचने में, उसको ले जाने में बाजार तक हमको कम से कम जो है हमारा जो है खर्चा आए, पैसे हमारे जो है खर्च हों, ये सिद्धांत जो है बताता है। ये बच्चों 1909 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार एक उद्योग की स्थापना उस जो है स्थान पर होनी चाहिए जहां कच्चा माल लाने और तैयार माल को जो है बाजार तक ले जाने में जो कुशल परिवहन लागत जो है सबसे कम हो। मतलब जो है ये सिद्धांत बच्चों कहता है, वेबर का ये सिद्धांत कहता है कि आपको जो उस स्थान पर जो है कोई चीज़ की स्थापना करनी चाहिए, कोई जो है उद्योग धंधा खोलना चाहिए जहाँ पर आपको उसका कच्चा माल जो है उपलब्ध हो जाए आसानी से, और जो आप किसी चीज़ का जो उत्पादन करोगे, बनाओगे, तो उस माल को ले जाने में या फिर उसका व्यापार करने में, उसको बेचने में सबसे कम आपका जो है खर्चा हो। ये सिद्धांत बच्चों कहता है। इतना बिंदु आपको याद रखना बस। अब यहाँ से संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख संकल्पनाओं को। तो संसाधन के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। मनुष्य के लिए जो भी उपयोगी है वह सब क्या है बच्चों, संसाधन है। मनुष्य जिसका उपयोग जो है, मनुष्य के द्वारा जिसका उपयोग किया जाता है वे सारे के सारे संसाधन हैं। जैसे कि मिट्टी, जल, ये सब क्या है बच्चों, ये सब संसाधन हैं, क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग करता है। तो जो भी चीज़ें मनुष्य के द्वारा उपयोग की जाती है बच्चों, सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन करा दिया था पहले। फिर है कि वान थ्यूनेन के कृषि भूमि उपभोग की अवस्थिति का सिद्धांत, ये भी बच्चों कराया है। वेबर के औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत, तो भी मैंने आपको कराया है। फिर विश्व जो है व्यापार संगठन की समीक्षा, ये भी मैंने आपको करा दिया है, WTO। अब यहाँ से वान थ्यूनेन की बच्चों जो कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत है, ये बच्चों बताता है कि बाजार से दूरी परिवहन लागत के आधार पर कृषि उत्पादों का स्थान जो है कैसे जो है निर्धारित होता है। ये मुख्य रूप से बच्चों सिद्धांत बताता है कि बाजार के निकट नस्वान और जो है भारी उत्पादों जैसे कि दूध, सब्जियों की जो है खेती होती है, जबकि दूरी पर कम जो है नस्वान और जो है कम परिवहन जो है लागत वाली जो है उत्पादन होता है, खेती होती है, जैसे कि अनाज जो है पशुपालन। अब सिद्धांत का सार क्या है बच्चों, तो वान थ्यूनेन के अनुसार किसान अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए बाजार से दूरी के अनुसार फसल का जो है चयन करते हैं। जैसे कि बाजार से जो है दूरी बढ़ती है, परिवहन लागत भी बढ़ती है, जिससे भूमि का आर्थिक जो लगान है वो कम हो जाता है। ठीक है। अब बच्चों डॉक्टर व्हीट लसी के विश्व के संदर्भ में कृषि प्रदेश की व्याख्या आपको करना है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बनेगा। तो व्हीट लसी के द्वारा बच्चों विश्व कृषि का जो वर्गीकरण जो दिया गया है, ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में लॉन्ग में फंसेगा, इसको जरूर आपको देखना है। तो व्हीट लसी ने बच्चों विश्व कृषि क्षेत्र को वर्गीकृत करने के लिए प्राकृतिक, जिसमें आपके मिट्टी, जलवायु जो कि आदि, और मानवकृत जैसे कि मशीन, श्रम आदि को जो है दोनों चरों का जो उपयोग जो है इन्होंने किया है। उनका मानना था कि बच्चों कृषि का अर्थ जो है फसल उगाना, पशुपालन दोनों है, क्योंकि दोनों ही कार्य मिट्टी के प्रकार पर जो है निर्भर है, मिट्टी पर किए जाते हैं। इनका ये मानना था।
ठीक है। अब यहाँ से विटलसी के कृषि क्षेत्रों के विश्व में वर्गीकरण का आधार को यहाँ से समझ लीजिए। तो इन्होंने बच्चों इसको 5 बुनियादी जो कि चर विश्व कृषि क्षेत्रों में जो है विटलसी ने इसका जो है वर्गीकरण किया है। पहला उन्होंने बताया है फसल और जो है पशुधन संयोजन। तो फसलें और जो है पशुपालन दोनों ही मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी के जो है प्रकार पर निर्भर है। पशुधन बच्चों फसलों के लिए खाद प्रदान करता है, मतलब जो पशु होते हैं जो कि फसल के लिए खाद देते हैं, और फसलें जो है पशुओं के लिए भोजन प्रदान करती हैं। पहला उन्होंने बच्चों ये बताया बिंदु। फिर है कि विपणन या जो है उपयोग पैटर्न। तो खेती बच्चों 2 उद्देश्य के लिए की जाती है। पहली आजीविका के लिए, अपने खाने के लिए। दूसरी है व्यवसायिक जो उद्देश्य के लिए, मतलब जो है कुछ कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए। तो ये बच्चों चर कृषि वर्गीकरण का जो है आधार भी बनते हैं। फिर है कि मशीनीकरण जो है विधि और जो तकनीकी का जो है इस्तेमाल, तकनीक का। तो मशीनीकरण का स्तर बच्चों उन देशों में बेहतर है जहां जनसंख्या घनत्व कम है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो है रूसी देशों में। जबकि कृषि में मशीनीकरण कम है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, जैसे कि दक्षिण एशिया, दक्षिण जो है पूर्वी एशिया के देशों में। फिर है कि भूमि उपयोग की जो है विधि गहन या जो है व्यापक। तो कृषि बच्चों कुछ क्षेत्रों में साल में 2 या जो है 3 बार जो की फसल उगाई जाती है, जबकि अन्य जो है जगहों पर साल में एक ही बार जो है फसल उगाई जाती है। विश्व कृषि क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए भूमि उपयोग का प्रकार भी एक बुनियादी जो है कारक होता है। ये बच्चों इन्होंने बताया है कि कृषि का जो हम वर्गीकरण कहते हैं, तो वहाँ का जलवायु क्या है, वहाँ का जो है कह सकते हो वहाँ का जो है भूमि का जो उपयोग क्या है, वहाँ की भूमि किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से हम कृषि का जो है विभाजन कर सकते हैं, इसका जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं 3 जो कि खेती की जाती है एक साल में, 3 प्रकार की 3 बार बोई जाती है कृषि। कहीं कहीं पर 2 बार की जाती है, कहीं कहीं पर एक ही बार कृषि की जाती है, खेती की जाती है साल में एक बार। ठीक है। अब बच्चों अगला इसका बिंदु है कि कृषि की जो उत्पादकता। तो कृषि की उत्पादकता बच्चों मिट्टी की उर्वरता और कृषि में प्रयुक्त इनपुट की गुणवत्ता मात्रा पर जो है निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, आप कृषि कर रहे हो तो मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि आप अच्छी उसमें जो है खाद डालोगे सही से, तब भी जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और मिट्टी और जो है इनपुट में एकरूपता कृषि की उत्पादकता में एकरूपता प्रदान जो है करती है। अब बच्चों उपरोक्त जो है 5 चरों के आधार पर विटलसी ने दुनिया को जो है 12 जो कृषि क्षेत्रों में जो विभाजित किया इन्होंने। पहला है खानाबदोश जो है पशुपालन, इन्होंने बताया। दूसरा पशुपालन। तीसरा है वाणिज्य डेयरी फार्मिंग। ठीक है। निर्वाह फसल पशुधन खेती, वाणिज्य अनाज पशुधन खेती, झूम खेती और जो है गहन कृषि इन्होंने बताया। फिर है कि गहन निर्वाह कृषि, जहाँ धान की फसल के प्रधानता के साथ। फिर है कि व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती, भूमध्य सागरीय कृषि, बागान कृषि, बागवानी, गहन कृषि। तो इस तरह से 12 प्रकारों में जो कृषि के वर्गीकरण जो इन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये थी बच्चों इतनी हमारी क्लास, इसको देख के जाइएगा, यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।